हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस क्लास में वन शॉट वीडियो के अंदर अपने बीए फाइनल की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं एक वीडियो से इसमें सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन कोई बाहर से आ जाए। बाकी लगभग अगर कोई बच्चा जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या जिसको रिवाइज भी करना है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं। अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेगून। अब लेगून किसे कहते हैं? तो भाई जो ओशियन होती है ना, उनसे एक बॉडी नेचुरल ही तौर पे सेपरेट होती है, पानी की एक बॉडी, उसे लेगून कहते हैं। ये हमारे साउथ इंडिया में जो केरला का इलाका है या थोड़ा सा ऊपर जो साउथ के ईस्ट स्टेट में ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि एक नेचुरल बॉडी जो ओशियन से कोस्टल एरिया में सेपरेट होती है उसे लेगून कहते हैं। यहाँ पे वो उस लेगून वाटर का यूज़ करते हैं अपने पेडी क्रॉप्स को उगाने के लिए, कुछ स्पेशल टाइप की पेडी क्रॉप्स को उगाने के लिए, कोकोनट को उगाने के लिए, फिशरीज़ के लिए या नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो लेगून होती है इसका वर्ड कहाँ से लिया गया, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो वर्ड है लेगून, ये इटालियन वर्ड है लेगुना, वहाँ से लिया गया, जिसका मतलब होता है पोंड या लेक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक, और ये बनती क्यों है ओशियन के अंदर, तो कोरल रीफ की वजह से या तो बन जाती है। अब कोरल रीफ क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा कि एक तरह से एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है जो वहाँ पे रहने वाले जो कोरल होते हैं वो उन्हें सिक्रीट करते हैं, उनके कारण बनता है। या ये बनता है कोई बैरियर आइलैंड के कारण, या बनता है सैंड बार्स के कारण। मतलब बनता नेचुरली है, नेचुरली अपने आप मिट्टी का कोई ढांचा उनके आगे आ गया, या जो मैंने अभी बोला कोरल रीफ आ गया, उनके कारण बनता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ लाइन क्या है। बस सिंपल सा इतना याद रखना है कि रेड क्लिफ लाइन हमारे कहाँ लगती है, कौन सी कंट्री से लगती है। तो रेड क्लिफ लाइन हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगती है। बेसिकली जो पंजाब और बंगाल का एरिया है वहाँ से ये लगती है। 1947 में इसको ड्रॉ करा गया था। और मैकमोहन लाइन है ये चाइना और इंडिया के बीच में लगती है। और कहाँ से, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले रीजन है, वहाँ पे लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, और सबको पता है कि इसे मासीन राम बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेक कर लेना। ये सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल वाला प्लेस है जो कि मेघालय के अंदर पाया जाता है, और इसको गिनीज बुक के अंदर भी इसका नाम है। और वहाँ पे बताया जाता है कि लगभग इसमें 26,000 मिलीमीटर रेनफॉल हुई थी 1985 में। इसीलिए इसे गिनीज बुक जो है हमारी वर्ल्ड की, उसके अंदर इसका नाम लिखा गया है। आगे बात करते हैं, रेन शेडो रीजन किसे कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना, रेन शेडो रीजन किसे कहते हैं। जब एक माउंटेन होती है तो माउंटेन के एक तरफ बारिश हो जाना और दूसरे साइड में बारिश ना होना, तो जब एक तरफ बारिश हो जाएगी तो वहां पे तो आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ जिस तरफ बारिश नहीं होगी वहां पर आपको सूखा एरिया देखने को मिलेगा। इसे ही शेडो जोन कहते हैं। ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके सामने एक माउंटेन है, माउंटेन के एक साइड से हवा आ रही है ब्लो करके। अब ब्लो करके हवा आ रही है, उसके अंदर वाटर के अंदर मॉइस्चर है, सॉरी हवा के अंदर मॉइस्चर है, और वो मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो जाएगा एक टाइम पीरियड के अंदर कि जो हवा है वो उसके बाहर को नहीं उठा पाएगी। और जैसे ही अगर आगे माउंटेन आ गई तो माउंटेन से वो टकरा जाएगा, टकराते ही वो सारी रेनफॉल वहाँ पे कर देगा, यानी कि जो उसके अंदर पानी है हवा के अंदर वो वहाँ पे गिरा देगा। अब जब पानी हवा का सारा वहाँ पे निकल गया तो अब जो हवा आगे जाएगी माउंटेन के दूसरे एरिया में, वहाँ पे उसके पास मॉइस्चर नहीं होगा, उस हवा के अंदर पानी नहीं होगा, तो वहाँ पे वो बारिश नहीं कर पाएगी। तो उस पर्टिकुलर रीजन को अपने बोलते हैं शेडो रीजन, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी। और यहाँ पे एक बढ़िया वर्ड से लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि इस वर्ड को लीवर्ड साइड बोलते हैं, जहाँ से हवा खाली जाती है बेसिकली, जिसमें बारिश नहीं होती है। आगे बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। यहाँ पे मैं व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों को बताना चाहूँगा। व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आने वाले भाई साहब थे, उनका नाम था वर्गीस कुरियन करके। ये व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था, इसको फ्लड रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, जो कि बेसिकली यही था कि हमें दूध का जो मतलब प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है। इसमें प्रयास ये करा गया था कि जितने भी मिडिल मैन आते हैं दूध को बेचने वाले, उनको अपने एलिमिनेट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने टाउन्स के अंदर दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो इसके अंदर वोमेन ने पार्टिसिपेशन बहुत हद तक करा, और हमारा जो कंट्री के अंदर दूध का प्रोडक्शन है इस रेवोल्यूशन के बाद में बहुत अच्छी हद तक बढ़ाया गया था। अब आगे बात करते हैं, इसी में मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कॉन्सेप्ट था, जो कि 1960s के लेट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि उस टाइम में हमारे कंट्री के अंदर फूड ग्रेन की कमी आ गई थी। तो ये प्रयास करा गया था कि पहले हमारा ये प्रयास होता था कि जिन स्टेट के अंदर फूड ग्रेन नहीं होती वहाँ पे भी हमें फूड ग्रेन करवाए, लेकिन जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इसका कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ये था कि अगर अपने को सेल्फ रिलेंट बनना है, अगर अपने को इतना प्रोडक्शन करना है कि दूसरी कंट्री के से इंपोर्ट ना करना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, तो अपने को उन स्टेट के अंदर अपने क्या करें जहाँ पे पानी की फैसिलिटी अच्छी है, उन स्टेट के अंदर अपने HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिनको बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिन सीड्स के लगाने से उनके अंदर एक ही पौधे में एक ही पौधे की ज़्यादा फलियां भी लगेगी और साथ ही साथ में उन फलियों में ज़्यादा बीज भी होगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन उससे इरिगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए, यानी कि पानी ज़्यादा चाहिए, और साथ ही साथ में उसमें इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब ज़्यादा चाहिए था। तो इसका बेनिफिट हमारे जो जिन एरियाज़ में पानी अच्छा लगता है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इनको मिला था। तो इनसे क्या हो गया था, हमारे देश का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है व्हीट और राइस का, वो इंक्रीज हो गया था, जिसके कारण हम सेल्फ रिलेंट कंट्री बन गए थे। आगे बात करते हैं ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं। तो एकदम आसान वर्ड है कि वेजिटेबल की फार्मिंग को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वेजिटेबल को फार्मिंग को, हालांकि सिर्फ वेजिटेबल की फार्मिंग को ही नहीं कहते, जहाँ पे इवन फूलों की, फलों की खेती है, उनको भी ट्रक फार्मिंग कई बार नाम दे दिया जाता है। हालांकि उनके लिए एक अलग से वर्ड होता है जिसको हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं। यहाँ पे ट्रक फार्मिंग मेनली वेजिटेबल फार्मिंग को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल को तोड़ने के बाद नाइट के अंदर पूरी नाइट ट्रक चलता है और सब्जी मंडी तक पहुंचाया जाता है, ताकि अगले दिन वहां पे बोली पे पहुंचा जा सके। तो इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस तय करी जाती है, मार्केट तक पहुंचाया जाता है, वो ट्रक के थ्रू पहुंचाया जाता है वेजिटेबल को। बाकी यहाँ पे लाइनें लिखी हुई है, चेक कर लेना, आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज नीड हो तो PDF भेज दूंगा मैं। हाँ, जिन वीडियोस को बनाए हुए बहुत टाइम होता है उनकी PDF मेरे पास मिलती नहीं है, क्योंकि PDF बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मेरे को इतना टेक्नोलॉजी में है नहीं कि मैं इन PDF को अच्छे से बना के रखूँ, इतनी मेरे को नॉलेज ज़्यादा है नहीं। बस अगर हाल फिलहाल किसी ने मांग ली तो जरूर भेज दूंगा, हो सकता है साल के बाद किसी ने मांगी तो शायद मेरे पास PDF हो ही ना। ये नेम द टाइप्स ऑफ कोल। अभी कोल के क्या टाइप्स होते हैं, तो आपको पता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, उसके बाद लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट टाइप के कोल होते हैं। कोल को किसकी क्वालिटी के बेस पे मापते हैं कि इनमें कार्बन कितना है। जिस कोल के अंदर कार्बन 80 to 90% के आसपास या इससे भी ज़्यादा होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, कार्बन की परसेंटेज इसमें ज़्यादा होती है। उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। हमारे इंडिया में बिटुमन्स टाइप का कोल पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होता। तो ये है कोयले के टाइप्स जो मैंने आपको बता दिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो ये MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। बाकी बातें मैंने सारी आपको बता दिया था। डिफाइन एग्रीकल्चर रीजन किसे कहते हैं, तो एग्रीकल्चर रीजन वो कहलाता है जिसमें पर्टिकुलर एरिया का एक क्लाइमेट होगा, वहां की एक सोइल होगी, वहां पे एक पर्टिकुलर तरह की क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने का प्रयास करा जाता होगा, उसे वहां का प्रॉपर एग्रीकल्चर रीजन कहते हैं। यानी कि वो एग्रीकल्चर रीजन अपने बाकी एरिया से अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलग होगा, वहां का टेरेन यानी कि वहां का जो लैंडस्केप है वो अलग होगा, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है और वहां पे पानी कितना अवेलेबल है। तो उस पर्टिकुलर एरिया वो अपने आप में एक एग्रीकल्चर रीजन बन गया और उसी के बेस पे वहां पे एग्रीकल्चर ग्रो करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? कौन नहीं जानता होगा भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इंप्लीमेंट करा गया भारतमाला प्रोजेक्ट है। इसका मेन प्रयास ये है कि हर एक जो हमारे मेन एरियाज है उनको कनेक्ट करा जाए, और खास तौर से हमारी जो हाईवे एरियाज है जिसमें 550 डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को जोड़ा गया, और वो भी किससे? मिनिमम 4 लेन हाईवे से। इवन 6 लेन हाईवे भी बनाई गई है, 4 लेन हाईवे भी बनाई गई है। 4 लेन हाईवे का मतलब दो तरफ से व्हीकल आने जाने का काम कर सकते हैं, मतलब वाइड रोड जो लगभग 80 मीटर की हाईवेज होती है उनको बनाने का प्रयास करा गया, सभी हेडक्वार्टर्स को जोड़ने का प्रयास करा। इनमें बहुत सारी अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, जो रोड्स है वो बनाई गई है, और इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो भी आप लिख सकते हो कि जो अभी फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, और सच में आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, उनको अपने कह सकते हैं कि एक साफ सुथरी छवि के इंसान है वो। इनके बारे में थोड़ी सी बातें और लिखना चाहो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, कोरोमंडल कोस्ट किसे कहते हैं? तो कोरोमंडल कोस्ट क्या होती है? जो हमारी ईस्टर्न घाट के ऊपर लोकेट होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट होती है, उसी को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट के पार्ट में होती है। ये लगभग 22,800 किलोमीटर एरिया कवर करता है। कहा जाता है इसकी नॉर्थ में उत्कल प्लेन्स है और बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में, कहा जाता नहीं है, कहा जाता, मैंने गलती से बोल दिया, कावेरी डेल्टा इसके साउथ में और इसके ईस्टर्न घाट है वो वेस्ट में है। ये बातें अगर याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज सिर्फ इतना याद रखना, कोरोमंडल कोस्ट जो हमारी तमिलनाडु वाली साइड है, यानी कि हमारी जो ईस्टर्न घाट है उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। आगे आएगा, आगे और भी कोस्ट आएगा, कोंकण कोस्ट आएगा, मालाबार कोस्ट आएगा, और इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का बनने की संभावना है, 2 मार्कर में दो। आगे बात करते हैं कायल क्या होता है। तो कायल वही होता है जिसको अपनों ने लेगुन पढ़ा, लेगुन पढ़ा उसी को कायल बोलते हैं। बस यहाँ पे इसका नाम कायल रखा गया, लोकल लैंग्वेज में से कायल बोलते हैं।
ये हमारा केरला की साइड है, जो मालाबार कोस्ट है वहां पे ये देखने को मिलती है। बाकी सारी वही है कि ये नेचुरल बॉडी होती है, ठीक है, और ये एक तरह से क्या होती है, लैंड बार से या कोरल रीफ से सेपरेट बनी होती है, और ये बाकी चीजें सेम है। आगे काल बैसाखी किसे कहते हैं, तो काल बैसाखी क्या है कि काल बैसाखी वायलेंट थंडर स्टॉर्म आना, जो खासतौर से हमारा गंगेटिक प्लेन का एरिया है जहां पे अचानक हवाएं आती है, तेज बारिश आती है, हेल स्टॉर्म आता है, उसी को कहते हैं। और ये गर्मियों के महीने में शुरू होता है। बेसिकली ये थोड़ा सा मानसून से पहले का टाइम पीरियड होता है, इसी में आता है मानसून से पहले, यानी कि प्री मानसून के टाइम पीरियड में। यहाँ पे कहते हैं, ये लिटरली जो ट्रांसलेट है इसका मतलब होता है कैलेमिटी इन द मंथ ऑफ बैसाखी विच इज द बंगाली कैलेंडर मंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू अप्रैल मई, यानी कि अप्रैल मई के आसपास, यानी कि मानसून से आने की पहले जो थंडर स्टॉर्म आता है, हवाएं आती है, हैवी रेनफॉल आता है, उसे काल बैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर कोल फील्ड बताओ इंडिया के। तो इंडिया के कोल फील्ड मेजर कौन से, तो झारखंड इंडिया का कोल फील्ड है, जहां पे झाड़िया नाम की जो कोल फील्ड है वो सबसे बड़ी है कोल फील्ड इंडिया की। और यहाँ पे आयरन और भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, जहां पे झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, वेस्ट बंगाल आता है, इसमें सबसे ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं। खासतौर से कोयले की बात करें, खासतौर से आयरन ओर की बात करें, तो यहाँ पे इसके अलावा उड़ीसा छत्तीसगढ़ में ये पाए जाते हैं। कुछ एक एरियाज के नाम है आयरन ओर के जहाँ पे पाए जाते हैं, झाड़िया, रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली, टालचर उड़ीसा की फेमस है, रानीगंज वेस्ट बंगाल की फेमस है, सिंगरौली। ये कुछ एक मेजर कोल फील्ड है जिनके नाम आप याद रख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में भी आए तो भी आपने अगर इनको शॉर्ट में पढ़ा है तो इन्हीं बातों को बड़ा बना के लिख सकते हो कि इंडिया में कोयला अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इंडिया में कोयला जो मेनली मिलता है वो बिटुमेंस टाइप का मिलता है। कौन कौन सी बेल्ट है उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के आप बातें लिख सकते हो। आगे बात करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और लिख देना कि कोयला किस तरह का है हमारा। तो कोयला हमारा कन्वेंशनल सोर्स है, या जिसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल सोर्स है, वो है हमारा एनर्जी का। तो आगे बात करते हैं, मेजर कैश क्रॉप क्या है इंडिया के अंदर, वो क्रॉप जिनको सीधा अपने मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं, ना कि खुद के खाने पीने के लिए, तो उनको कैश क्रॉप कहते हैं। इनको इंट्रोड्यूस मेनली कहीं ना कहीं ज़्यादा यूरोपियन के आने के बाद कराया था। जैसे यूरोपियन ने प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस कराया, वैसे ही ज़्यादा उन्होंने कैश क्रॉप पे एम्फेसिस डाला था। तो शुगर केन, कॉटन, जूट, ये हमारे, इसके अलावा टी, कॉफी, टोबैको, ये सारी की सारी, सोयाबीन वगैरह, इनको अपने क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। खादर प्रदेश किसे कहते हैं, वो रीजन जो हमारा फर्टाइल होता है उसे खादर एरिया कहते हैं। ये खादर एरिया कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे एलुवियल सोइल होती है। अब एलुवियल सोइल कहाँ पाया जाएगी, जहाँ पे रिवर फ्लो करती है और अपने साथ फ्लड लेके आती है। मतलब रिवर जहाँ फ्लो करेगी और फ्लड लेके आएगी, तो फ्लड का जो मिट्टी जिस एरिया में जाएगी, वहाँ पे जो मिट्टी होगी उसके पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। हर साल फ्लड आने से नई डिपॉजिट होंगे, तो ये मिट्टी सबसे ज़्यादा फर्टाइल पाई जाती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये और बताना चाहूँगा कि आपके एक क्वेश्चन है कि मिट्टी के टाइप्स कितने हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर नहीं करा क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है। तो मिट्टी के टाइप में एलुवियल सोइल सबसे इंपॉर्टेंट सोइल है, जो इंडिया के 40% को कवर करती है, तो आपको जरूर पढ़ना है। इसके अलावा ब्लैक सोइल को रेगुर सोइल कहते हैं, कॉटन सोइल कहते हैं। ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है, वहाँ पे पाई जाती है जहाँ से बेसिकली वोल्केनो कभी इरप्ट हुआ था वहाँ पे। तो ये भी आपको मैंने 2 मिट्टी के टाइप बता दिए। इसके अलावा फॉरेस्ट सोइल वो होती है जो कहीं ना कहीं माउंटेन एरियाज के अंदर पाई जाती है। डेजर्ट सोइल तो आप जानते ही हो, जो कहीं ना कहीं जिसका पार्टिकल होता है, टेक्सचर होता है, वो बड़ा होता है, जिसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा पाने से पानी बहुत ज़्यादा वो रिटेन नहीं करती, रिटेन करने की कैपेसिटी कम होती है। पीट या मार्शी जो सोइल होती है वो मिट्टी होती है जो कहीं ना कहीं दलदल के इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है। तो वहाँ पे वही चीज़ उगा सकते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा नीड होती है, या तो जूट उगा सकते हैं, या जिनको अपने एक टाइप के फॉरेस्ट बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो वहाँ पे उगते हैं। ठीक, कुछ एक मैंने टाइप्स आपको बता दिए, बाकी थोड़ा थोड़ा आप आंखों से सोइल के टाइप जरूर निकाल के जाना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे डाला नहीं क्योंकि बड़ा आसान है, हर कोई पढ़ सकता है। तो ये मैंने बता दिया। इसके साथ साथ खादर प्रदेश के साथ साथ ये कहाँ पे पड़ता है, हमारा जो गंगा का प्लेन है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के एरिया में। मेजर सी पोर्ट कौन कौन से इंडिया के, तो 13 मेजर सी पोर्ट है इंडिया के, बड़े मेजर सी पोर्ट बताए गए। इसके अलावा छोटे तो बहुत है, बड़े मेजर सी पोर्ट है, उनमें से कुछ एक के नाम अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो भी आप कर दोगे। कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात के अंदर लोकेट है, और ये हैंडल करता है बल्क कार्गो, यानी कि इकट्ठे आने वाले कार्गो को, यानी कि सामान को, गुड्स को। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ये हमारा। इसके अलावा मुंबई पोर्ट, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वो भी मुंबई का है, और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट के तौर पर जाना जाता है। कोलकाता पोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और अगर मैं कहूं कि ईस्ट की साइड में सबसे बड़ा पोर्ट है और सबसे पुराना पोर्ट है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पुराना और बड़ा पोर्ट है ये। पारादीप पोर्ट पाया जाता है उड़ीसा के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, और चेन्नई पोर्ट हमारा तमिलनाडु के अंदर है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा निकाल के जाना, अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो भी आप करने लायक रहोगे।
कारवेरा या केरवारा रीजन किसे कहते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के एरिया में या कश्मीर वैली जो बेसिकली होती है वहां पाया जाता है। इसे क्या कहता है? लेक्स्ट्राइन। लेक्स्ट्राइन का मतलब होता है कि जहां पर झील जो होती है वो अपने साथ कोई सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है, उसमें जो सेडिमेंट डिपॉजिट होती है, सिल्ट डिपॉजिट होती है, उसको बोलते हैं। तो ग्लेशियल डिपॉजिट होना या जो लेक के कारण जो झील है अपने साथ लेके आती है, सिल्ट डिपॉजिट करती है, उसी को बेसिकली कारवेरा बोलते हैं या कारेवा बोलते हैं। ये कारेवा या कारेवा रीजन वो होता है जो कहीं ना कहीं फर्टाइल होता है, कश्मीर वैली के अंदर पाया जाता है। ये फर्टाइल इतना होता है कि यहाँ पे सेफ्रन की खेती करना आसान माना जाता है, ये अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट एलुवियल सोइल, जिसको मैंने अभी आपको बताया इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पार्ट को कवर करती है, ऑलमोस्ट 40+ एरिया को कवर करती है। गंगेटिक प्लेन में पाया जाती है, जहां पे रिवर फ्लो करती है वहां पे पाया जाता है ये एरिया, ठीक है, एलुवियल सोइल। इसके बाद है शॉर्ट नोट लिखो अर्बनाइजेशन पे। अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं। कि अर्बनाइजेशन का मतलब है कि इंडिया के अंदर बाजार शहरीकरण, सिटीज का ग्रोथ होना। और सिटीज का ग्रोथ क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज अच्छी होती है, वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा होता है, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ करने के चांसेस लोगों के पास ज्यादा होते हैं। तो रूरल एरिया से लोग माइग्रेट कर रहे हैं और सिटीज की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और सिटीज की पॉपुलेशन का बढ़ना ही अर्बनाइजेशन कहला रहा है, ठीक है। और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब डेवलपमेंट हुए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आ सकता है। गोल्डन माने सुनहरा होता है, क्वाड्रिलेटरल माने 4 साइड से। तो ये याद रखना कि यहां पे जो मेन हमारी बड़ी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनको जोड़ने का एक हाईवे है, जिसमें आपको याद रखो कि नॉर्थ में दिल्ली है, साउथ की तरफ अगर कोई जाएंगे तो वो अपना चेन्नई है, अगर अपने वेस्ट की तरफ जाएंगे तो मुंबई है, और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो चेन्नई है। तो इसको अगर आप अपने सामने इमेजिनेशन करो या मैप में देखोगे तो गूगल पे सर्च कर सकते हो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो आपको लगा हुआ वहां पे मैप में एरो लगा के भी दिखा दिया जाएगा। मतलब 4 बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ना, ताकि इनके बीच में कनेक्शन अच्छा होगा तो आने वाली बीच की जो सिटीज है उनके बीच में भी कनेक्शन अच्छा होगा, ताकि डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाए, इसीलिए इसको बिल्ड करा गया है। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? वो एनर्जी के सोर्स जो कभी खत्म नहीं होते, जिनको अपने नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं। नॉन कन्वेंशनल और रीन्यूएबल एक ही होते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, जिसके अंदर टाइडल एनर्जी आती है, जिसके अंदर वाटर एनर्जी जिसके अंदर आती है, ये सारी एनर्जी वो है जो कभी खत्म नहीं होती, उस एनर्जी को रीन्यूएबल कहते हैं, यानी कि जिसको दोबारा अपनी जनरेट कर सकते हैं। और नॉन रीन्यूएबल या एग्जॉस्टिबल या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाती है। कोयला हो गया, जैसे जिसके अंदर पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस वगैरह होगी, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो इनका अलग से क्वेश्चन आए तो भी बेसिक है, क्लास 12th में आई थिंक आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हो, तो मैंने इसको वैसे कवर कर दिया है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को किसी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती है, उन इंडस्ट्री को अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब कौन कौन सी तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है? तो केमिकल प्रोडक्शन वाली है, फूड वाली है, बेवरेज मानी यानी कि जो पीने की चीजें बनाने वाली है, इसके अलावा बल्क में जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाती है वो है, फार्मेटिकल जो प्रोडक्ट बनाती है वो है, ऑयल गैस बनाने वाली है, इसके अलावा बड़ी बड़ी जो हैवी मशीनरीज बनाने वाली इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काम करती है, जो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का यूज करके एक गुड्स बना के देती है, फिनिश गुड्स बना के देती है, जिसकी कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो इंसान के लिए बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं? तो जेट स्ट्रीम इतना याद रखो, सिंपल सी बात, कि हमारा जो अपर ट्रोपोस्फेयर है वहां पाया जाता है, जो कि अर्थ सरफेस से लगभग 8 से 15 किलोमीटर ऊपर होती है, और इसकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट होती है, और फास्ट ब्लोइंग विंड होती है, यानी कि एक तेज बहने वाली हवा जो हमारी धरती के सरफेस से 8 से 15 किलोमीटर ऊपर होती है, जिसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है, इसे कहते हैं। ये बेसिकली बनती क्यों है? जहां पर 2 डिफरेंट एयर मासेस मिलते हैं, एक गर्म और एक ठंडा जब मिलते हैं, तो वहां पे इस तरह की हवा, इस तरह की जो विंड है वो जनरेट होती है, उसे जेट स्ट्रीम कहा गया। ये नाम कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर के टाइम में इसका नाम जेट स्ट्रीम दिया गया। इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है जो अपनी एक्सप्लेन करने का भी टाइम भी नहीं और जरूरी भी नहीं है। आगे बात करते हैं डिस्कस नॉरवेस्टर। तो ये ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था काल बैसाखी, उसी का दूसरा नाम नॉरवेस्टर है। गलती से बस मैंने लिख दिया और बाद में काटने का मन नहीं किया कि कोई बात नहीं, एक नया वर्ड बच्चों को मिल रहा है तो मैंने इसे हटाया नहीं। चलो आगे चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस किसे कहते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये थोड़ा सा बड़े मार्क्स में भी आ सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, इसका क्या इंपैक्ट होता है। तो सर्दियों के अंदर जो भी हमारी बारिश होती है, विंटर सीजन के अंदर जो भी हमारी बारिश होती है, जिसको अपने रवि क्रॉप्स के लिए अच्छी कहा जाता है, वो बारिश जो हमारी आती है वो मेडिटेरियन सी की तरफ से आती है। और मेडिटेरियन सी इंडिया से कहाँ पड़ता है? वेस्टर्न साइड में पड़ता है। तो वेस्टर्न साइड से आने वाली हवाएं जिनके कारण हमारे यहाँ पे ठंड आती है, हमारे यहाँ पे बारिश आती है, उसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। ये हवाएं हमारे कहीं ना कहीं टेम्परेचर को गिराने का काम करती हैं, यानी कि ठंड को बढ़ाने का काम करती हैं। साथ ही साथ में रवि के सीजन के अंदर हमारे यहाँ पे बारिश करवाने का काम करती है, जो कि एक ऐसे कह सकते हैं कि बिना मानसून के टाइम में हमारे यहाँ बारिश करवाती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो रवि की क्रॉप्स है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के काम में आती है।
इसके कारण स्नोफॉल भी देखने को मिलता है, कई बार हेवी थंडरस्टॉर्म भी देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं व्हाट इज ड्राई जोन एग्रीकल्चर। नाम से ही पता चलता है वो एरिया एग्रीकल्चर का जहां पे पानी इतना नहीं मिलता। एरिड वाला एरिया है जहां पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, रेनफॉल है वो कम होती है, तो उसको अपने ड्राई जोन एग्रीकल्चर बोलते हैं। अगर ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे बारिश कम हो रही है, ऐसा कोई एरिया जहाँ पे पानी की फैसिलिटी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऐसी क्रॉप्स उगाएंगे जिनको रेन फेड क्रॉप्स बोलते हैं, यानी कि जो पानी कम लेती है। यानी कि पानी कम लेने वाली क्रॉप्स कौन सी होगी, तो बाजरा होगी, मेज होगी या पल्सेस होगी, उनको उगाने का प्रयास करते हैं। और इन एरियाज में हम पानी को ऐसे मेथड से यूटिलाइज करते हैं जिनमें पानी प्रॉपर यूज हो, जैसे ड्रिप सिस्टम हो गया, ये सिस्टम वगैरह से अपने पानी को यूटिलाइज करने का प्रयास करते हैं ताकि एग्रीकल्चर की जो नीड है वो भी पूरी हो जाए और साथ ही साथ में हमारा पानी भी कम लगे और इफेक्टिव मैनर में लगे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा मेंशन द मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर के मेन टाइप बताओ, तो 4 टाइप्स की आयरन ओर होती है जिनको आयरन बोला जाता है, बेसिकली हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट और स्टीडेराइट। हमारे सबसे ज्यादा 2 टाइप के पाए जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और दुनिया में सबसे अच्छे आयरन ओर यही होते हैं। जैसे कोयला हमारे अच्छा नहीं पाया जाता, बिटुमिन्स टाइप का ज्यादा देखने को मिलता है, या लिग्नाइट जो उसी का सब टाइप है बेसिकली वो देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो लोहा देखने को मिलता है, आयरन ओर जो देखने को मिलती है, ये बढ़िया क्वालिटी के लोहे होते हैं, दोनों के दोनों, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी डिमांड होती है। तो इसीलिए हम आयरन ओर के अंदर एक अच्छा अपना प्लेस रखते हैं। इसका मैंने बड़ा क्वेश्चन भी आई थिंक कवर करा है, इसमें चेक करूंगा, आई थिंक मैंने डाला है इसमें क्वेश्चन, और वो कहीं ना कहीं आ सकता, अगर नहीं डाला तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं, आयरन ओर का क्वेश्चन जरूर निकाल के जाना कि आयरन ओर की माइनिंग हमारे कहां कहां है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने कवर करा है इस क्वेश्चन को। राइट द नेम्स ऑफ पेट्रोलियम एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया की कहां से पेट्रोल निकलता है, तो आपको पता है गुजरात का रीजन है, ठीक है। इसके अलावा असम का जो डिगबोई नारकटिया रीजन है सबसे पुराना रीजन था जहां से अपने ने पेट्रोल निकालना शुरू करा था। राजस्थान के कुछ एरियाज में, आंध्र प्रदेश के एरिया में, इसके अलावा मुंबई हाई ऑफ शोर रीजन भी है, तो ये याद रखना। मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट क्या है, ये आ गई। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दोनों के दोनों वेस्टर्न घाट में आती है। वेस्टर्न घाट का मतलब हमारी वेस्टर्न साइड में। सर वेस्टर्न साइड कौन सी होती है, तो ये आपको पता होगा, जहां पे नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा वाला पार्ट ये जो आता है ना हमारा, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। यहाँ पे पहाड़ियाँ होती है, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ होती है, ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ होती है, इनको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दोनों के दोनों, और इनके बीच के अंदर होता है वो डेक्कन प्लेट्यू का एरिया होता है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो इसमें कहते हैं ये 2 पार्ट होते हैं, जो ऊपर का कोंकण है वो नॉर्थ को कवर करता है और मालाबार है वो साउथ को कवर करता है। यानी कि कोंकण नॉर्थ को कवर करने का मतलब है कर्नाटका का जो पार्ट है, गोवा का पार्ट है, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है उसको कवर करता है, और मालाबार है वो केरला के मेन पार्ट को कवर करता है, जहां पे अपने लेगुन्स या बेक वाटर देखने को मिलता है, वो है ये। आगे बात करते हैं व्हाट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है। तो नॉर्थ साउथ यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक एक ऐसी लाइन कनेक्ट करती है हमारी, जो हमारे सभी एरियाज को कनेक्ट करके आती है हाईवे रोड्स की, तो वो है हमारी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, वो तो बोलते हैं नॉर्थ साउथ। और ईस्ट से वेस्ट तक, तो ईस्ट में हमारी आती है सिलचार नाम की जगह वो, और वेस्ट में आती है गुजरात की पोरबंदर नाम की जगह वो। इन्हीं को अपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं। सेम जैसे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंपॉर्टेंट था, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, आंखों से निकाल के जाना बड़ा ही आसान है। आगे बात करते हैं प्री मानसून रेनफॉल किसे कहते हैं और इसके अलग अलग नाम बताओ। तो प्री मानसून वो होता है मानसून के आने से पहले जो रेनफॉल होती है, जिसको मैंगो शावर भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से मैंगो के जो पकने का टाइम पीरियड है वो शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और ये जो आती है ये मार्च से मई के बीच में आती है, साउथ से साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट इसको कवर करती है। इसमें लाइट शावर देखने को मिलती है, कुछ एरिया में हेवी शावर भी देखने को मिलती है, थंडरस्टॉर्म भी देखने को इसमें मिलता है। राइट जियोग्राफिकल ऐसे ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया के पॉपुलेशन के ऊपर आप एक कहते ऐसे लिखो जियोग्राफिकल ऐसे। जियोग्राफिकल ऐसे का मतलब भी जो पॉपुलेशन है हमारी वो कौन से एरिया में ज्यादा है, कौन से एरिया में कम है, इसके ऊपर देना है। यहां पे मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको जो मैंने कवर नहीं करा है लेकिन आ सकता है, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज है इंडिया का वो कौन सा, उसके बारे में आप क्या जानते हो। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज है वो 1951 से 1981 के टाइम पीरियड में हुआ था, जहां पे इंडिया में एनुअली 2.2% की स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ी थी। इस टाइम पीरियड में इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी थी। बढ़ने के कुछ पीछे रीजन ये भी थे कि यहाँ पे हमने बर्थ रेट बहुत ज्यादा रखी थी, साथ ही साथ में यहाँ पे डेथ रेट डिक्लाइन हो गई थी सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटी के कारण। और मेन बड़ा रीजन इस फेज में ये था कि बाहर की कंट्री से हमारे एरिया में माइग्रेट बहुत लोगों ने करा था, जैसे नेपाल वालों ने करा था, बांग्लादेश वालों ने करा था, पाकिस्तान से लोग आए थे, तिब्बत से आए थे, इसीलिए इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ
हुई थी। तो पॉपुलेशन के बारे में तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, तो ये रीजन भी आप जानते हो कि क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कुछ एरियाज में इलिटरेसी है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में तो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पॉवर्टी होती है, वहां पर भी पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि बंदा अगर रोजगार नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको बेसिक सी बातें, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। खैर इस क्वेश्चन की अपने बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफिकल रीजन अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहूं, अगर आपसे पूरा ही रीजन पूछा जाए कि कौन कौन से फैक्टर है पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले, तो आप इसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी डालना, जिसमें अर्बनाइजेशन और मिनरल आते हैं और माइनिंग आती है। यानी कि जिन एरियाज में अर्बनाइजेशन अच्छा है वहां पे लोग ज्यादा जाते हैं, और जिन एरियाज में माइनिंग अच्छी है वहां लोग ज्यादा जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री लगेगी वहां लोग ज्यादा जाएंगे। इसके अलावा सोशल और कल्चरल फैक्टर भी है कि लोग अपनी कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं, तो जिन एरियाज में उनकी कल्चर से रिलेटेड कोई हिस्टोरिक प्लेसेस बने हुए वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे अमृतसर के आसपास पंजाबी लोग, सिख लोग ज्यादा रहने पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे उनकी कल्चर है। सेम वैसे ही हिंदू धर्म के काफी लोग उत्तर प्रदेश के एरिया में रह रहे हैं, हालांकि वहां तो मुस्लिम भी अच्छे रह रहे हैं, लेकिन जो वृंदावन है, जो अयोध्या का एरिया है, तो वहां पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वहां लोग उससे रिलेटेड लोग ज्यादा रहते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब मैं बता रहा हूं जियोग्राफिकल फैक्टर जो इस क्वेश्चन का मेन आंसर है, तो इसमें जिसको फिजिकल फैक्टर भी अपने बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने का, यानी कि कौन से एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी, कौन से में नहीं बढ़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल फैक्टर। उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या दे रखा है, क्लाइमेट, कि भाई जहां का क्लाइमेट मॉडरेट होगा या प्लेजेंट क्लाइमेट होगा वहां लोग ज्यादा रहेंगे। तो अपने बात कर रहे हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो इंडिया में लोग कहां ज्यादा रहते हैं, तो इंडिया में जो हमारा गंगेटिक प्लेन है वहां लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां का क्लाइमेट भी फेवरेबल है और वहां पे कहीं ना कहीं बारिश भी अच्छी होती है, रेनफॉल पानी भी वहां पे अच्छा है, और वहां पे वाटर अवेलेबल बोले तो वो तो भी अच्छा है, और सोइल की फर्टिलिटी भी वहां पे अच्छी है। इसके अलावा बात करते हैं टेरेन। टेरेन का मतलब लैंडस्केप, कि किसी एरिया का लैंडस्केप कैसा है उस पर भी डिपेंड करते हैं कि वहां पे लोग कितने रहेंगे, कैसे रहेंगे। अगर मान लो कोई हिली एरियाज है तो हिली एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना आसान नहीं होता, तो लोग वहां पे कम रहते हैं। और जबकि वही एरियाज अगर प्लेन का एरिया होगा, इसमें फिर एग्जांपल आएगा गंगेटिक प्लेन का, वहां लोग ज्यादा रहते हैं क्योंकि वहां प्लेन एरिया, वहां पे फर्टाइल प्लेन मिलते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना आसान होता है। इसके अलावा वाटर अवेलेबल तो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिन एरियाज में पानी अवेलेबल होगा वहां हमेशा अपने को हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलेगी उन एरियाज के कंपेरेटिवली। जैसे जो डेजर्ट के इलाके हैं, जैसे जो हिली के इलाके हैं, वहां पे लोग कम क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां पे जो हिली एरियाज साइड में पड़ गए वहां पे इतने वाटर की चांसेस नहीं होते। हालांकि हिली एरियाज में पानी मिल जाता है कुल मिला के, लेकिन जो डेजर्ट एरियाज है वहां देखने को नहीं मिलता पानी। सोइल जहां की फर्टाइल होगी वहां लोग ज्यादा रहेंगे, और सोइल कहां फर्टाइल होगी, जहां पे भाई नदी फ्लो करती है, जहां का एरिया प्लेन्स एरिया है, तो वहां पे सोइल फर्टाइल होगी, तो इसलिए लोग ज्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं डिवाइड इंडिया इनटू क्लाइमेटिक रीजन एंड एक्सप्लेन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहां पे बता देता हूं, यहां पे किसी भी चीज को पूछा जा सकता है उनके द्वारा, वो पूछा जा सकता है। जैसे इंडिया को अपने डिवाइड करेंगे डिफरेंट रीजन में, तो वो पूछ सकता है कि पेनिनसुलर इंडिया है उसको एक्सप्लेन करो, हिमालयन रीजन है उसको एक्सप्लेन करो, जो इंडिया का गंगेटिक प्लेन है उसको एक्सप्लेन करो। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं पहले आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन डन यहां से देखने को मिलेगा। मैंने इसमें कुछ एक को कवर करा, कुछ एक को नहीं कवर करा, क्योंकि देखो बहुत कम टाइम है, सच बता रहा हूं। जो आप जैसे छोटे भाई बहन कई मैसेज करते हैं तभी मैं वीडियो बना पा रहा हूं, अदरवाइज टाइम सच में नहीं है। मुझे पता है कि मैं किस हालात में ये वीडियो आज बना रहा हूं, तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो मैं कह दूं वो जरूर पढ़ के जाना, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का पक्का मिलेंगे। चलो बात करते हैं। खैर अभी तो बात कर रहे हैं अपने क्लाइमेट के बेसिस पे। वैसे इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसका क्वेश्चन मैंने कवर करा, तो वहां पे इन चीजों को आपको देखना है। पेनिनसुलर वाला कौन सा है, वेस्टर्न घाट कौन से, ईस्टर्न घाट की क्या इंपॉर्टेंस है। गूगल पे जब ये डालोगे कि फिजियोग्राफिक डिवीजन, वैसे मैंने इसको कवर करा है, लेकिन मैंने एक को एक्सप्लेन करा, तो बाकियों को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा आपका। फिर बात करते हैं क्लाइमेटिक रीजन इंडिया को किस किस पार्ट में बांटते हैं। तो वैसे तो कोपेन ने भी क्लासीफाइड करा था, तो कोपेन का मैंने सेपरेट क्वेश्चन डाला है। अब बात करते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जिसको ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं। ये वो एरिया होता है जो हमारी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, वेस्टर्न घाट में, आसाम और अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास पड़ता है, जहां पे रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। इनके अंदर अगर पर्टिकुलर एरियाज की बात करें किसी सिटी की, तो मुंबई कोची का सिटी है वो यहां आती है। ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पे ऊपर वाले से कम रेनफॉल होगी। ये हमारा जो सेंट्रल पार्ट है और सदर्न इंडिया, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना, कर्नाटका, ये एरिया पाया जाता है। यहाँ पे वेट मानसून देखने को मिलता है। यहाँ की जो सर्दियां होती है वो ड्राई होती है, यानी कि सर्दियों में बहुत ज्यादा ओस या फोक देखने को इतनी नहीं मिलती। यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट से लेके हाई देखने को मिलता है। नागपुर और हैदराबाद सिटी इसमें आती है। सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट वो एरियाज होते हैं जिनमें नदल प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और पहाड़ियों की जो फुट हिल्स है वो आती है। और यहाँ पे अपने देखें तो समर यहाँ का हॉट होता है,
कूल यहाँ पे विंटर देखने को मिलती है और मानसून रेनफॉल यहाँ पे अच्छी होती है। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ का एरिया है। एरिड और सेमी एरिड भाई ये तो आंख बंद करके आप कर सकते हो, राजस्थान वाले सारे के सारे, राजस्थान का पार्ट, गुजरात का पार्ट आता है, या रेन शेडो जो पार्ट होता है कर्नाटक महाराष्ट्र का वो होता है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, तभी तो एरिड नाम है इसका, ठीक है। 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जैसलमेर, बीकानेर का इलाका इसमें आता है। माउंटेन क्लाइमेट की बात करें तो जिसको अल्पाइन या टुंड्रा क्लाइमेट भी बोलते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ये आते हैं। यहाँ पे कोल्ड विंटर पड़ती है, स्नोफॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे समर बहुत ज्यादा भयंकर नहीं होती, जिसमें ह्यूमिडिटी तो नाम मात्र की भी नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे इनके एरियाज की नाम बोले तो शिमला लेक के एरिया इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इंडिया की एग्रीकल्चर को कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बड़ा ही आसान है भाई, इंडिया की एग्रीकल्चर को क्या क्या प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है, इंडिया की एग्रीकल्चर आज भी मॉनसून पे डिपेंड करती है, और मॉनसून है वो इंडिया का इरेक्टिक है, यानी कि इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। कभी बारिश हो जाती है, कभी नहीं होती। कभी बारिश होती है तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि फसल को तबाह कर देती है, और कभी होती नहीं है तो वैसे तबाह करती है। तो सबसे बड़ा यही है, क्योंकि हमारे जितनी भी जिस पे अपने क्रॉप्स उगाते हैं उसके लगभग 30% पे ही हम इरिगेशन कनाल वगैरह के थ्रू अच्छे से कर पाते हैं। बाकी सारी की सारी हमारी डिपेंड होती है मॉनसून पे, यानी कि बारिश पे। और बारिश कैसी है? एरेटिक है, इरेगुलर है। सेकंड बात करें तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग एंड लो प्रोडक्टिविटी की आज भी हम बात करें तो बहुत सारे किसानों के पास जो जमीन के टुकड़े हैं वो फ्रेगमेंटेड है, यानी कि कोई टुकड़ा कहीं है, कोई टुकड़ा कहीं है। एक कंबाइंड यूनिफिकेशन जमीन उनको नहीं मिली हुई है, ताकि उस पर अच्छे से वो एम्फेसिस कर सके, अच्छे से उसके ऊपर प्लान करके एग्रीकल्चर कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी का एक रीजन है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज तो इम्पैक्ट डालता ही डालता है हमारे ऊपर, कि कभी हमारे यहाँ ड्रोट आ जाता है, कभी हमारे फ्लड आ जाता है, जिसके कारण हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट एक्सेस, कि हमारे यहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज भी हमारे पास फसलों को स्टोर करने की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। आज भी हमारे पास बहुत सारे किसानों को ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल पाती जिनके कारण वो सही मात्रा में फर्टिलाइजर वगैरह का यूटिलाइज करके अपनी क्रॉप्स को बचा पाए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो किसानों को ही आती है कि उनको फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, कि जो स्मॉल फार्मर है या जिनको मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, जिनके पास जमीन नाम मात्र की आती है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छे से टूल्स को, इनपुट के रिसोर्सेज को खरीद पाए, ताकि उनको इन्वेस्ट करके अच्छा आउटपुट ले पाए। तो ये हमारी कमी है। और सबसे बड़ी कमी है कि ये भी लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी का अभाव है। जहां पे डेवलप्ड कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वहां यहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रॉपर ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग के जो मेथड है वो हमारे पास अवेलेबल इतने ज़्यादा नहीं है किसानों के पास। तो ये हमारी कमी है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं आ गया कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन हिमालय। हिमालय का तो देखो एक जो हमारा पार्ट है फिजियोग्राफी डिवीजन का, उसकी इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं। और उसके आगे फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन भी डाल दिया कि ग्रेट प्लेन्स है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो कहां कवर होते हैं। तो दो पार्ट मैंने यहाँ पे कवर करे, पेनिनसुलर नीचे कवर करा है। तो लगभग वैसे फिजियोग्राफी के 3 पार्ट कुछ हद तक मैंने कवर कर दिए हैं। तो इंडियन हिमालय वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। इंडियन हिमालय कहां पे पड़ता है? जो हमारा मेन हिमालयन है, तो हमारा जो नदन एरियाज है या नदन का कुछ ईस्टर्न का पार्ट है, वहां पे ये लाई करता है हिमालय का एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे लिए आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं सर्दियों में, उनको रोकने का काम करता है। अगर हिमालय ना हो तो इतनी ठंडी हवाएं आए हमारे यहाँ कि हमारे बहुत सारा एरिया वो बर्फ में ही लिपटा रहे ठंड के अंदर। जैसा हम ऊपर देखते हैं कि चाइना का कुछ एरिया जिसको डेजर्ट का इलाका बोलते हैं, लेकिन एकदम बर्फीला डेजर्ट है, वैसा हमारा हाल हो, लेकिन वो हमें बचाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो क्लाइमेट है उसको प्रोटेक्ट करता है। वाटर का तो मेन सोर्स है ही है। हिमालय से हमारी 3 बड़ी नदियां निकलती है, और वो पेरेनियल रिवर है जो पूरे साल पानी देती है, और सबसे बड़ी नदियां हैं हमारी, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो इंडस हो, वो यहीं से निकलती है। और इन्हीं की ट्रिब्यूटरी लगभग पूरी इंडिया में पानी देती है। और इंडिया में नहीं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब में यही पानी देती है। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है हिमालय हमारे लिए वाटर के तौर पे देखा जाए। और फर्टाइल सोइल भी इसी के कारण आती है, क्योंकि नदियां वहां से निकलती है। तो जो नदियां निकलती है वही अपने साथ सेडिमेंट्स को बहा के लेके आती है और उनको डिपॉजिट करती है जो हमारे प्लेन्स एरिया है उनके अंदर। तो यहाँ की फर्टिलिटी जो रिमेन करवाती है, अच्छी बनाती है, वो भी यही बनाती है। तो कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंस प्लेस है यहाँ पर। और बात करें टूरिज्म और जो हमारे हिल स्टेशन है, वो तो ये बनते ही बनते हैं, उसको तो मेरे को समझाने की बात ही नहीं है। और इन एरियाज में हमें अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है, जो हमारी टिम्बर की नीड को, फ्यूल वुड की नीड को, मेडिसिनल प्लांट की नीड को पूरा करता है। और यहाँ पे डाइवर्स तरीके का अपने को फ्लोरा और फोना देखने को मिलता है। फ्लोरा का मतलब वेजिटेशन और फोना का मतलब एनिमल्स की स्पीसीज अपने को देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं, डिफेंस के तौर पर तो काम करता ही है। अगर हिमालय ना हो तो कोई भी कंट्री आसानी से हमारे ऊपर अटैक कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि हिमालय एक बैरियर का काम करते हैं। तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है इसकी। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द
ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो इसी में मैंने अलग से क्वेश्चन डाला है। तो ग्रेट प्लेन्स हमारी कौन सी आती है, जिनमें गंगेटिक प्लेन जो हमारा आता है, इसको कहते हैं मेनली 3 एरिया में बांट देते हैं, एक बाबर रीजन, एक तराई रीजन, एक गंगेटिक प्लेन। मैंने इनको यहाँ पे शॉर्ट में कवर करा जिनसे आपको इतना हिंट मिल जाए कि आप लिखने के कुछ लायक हो जाओ। अगर आप चाहो, किसी के पास टाइम हो, तो आप इनको एक एडिशनल तौर पर भी पढ़ सकते हो, चाहे 1 वीक हो, चाहे गूगल पर भी डालोगे तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी यार। टेक्नोलॉजी का अगर अपने सही ढंग से यूज करें तो कहीं से भी स्टडी कितनी भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो गंगा का जो हमारा ग्रेट प्लेन है इंडिया का, इसे इंडो गंगेटिक प्लेन के नाम से जानते हैं और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बाबर रीजन, एक होता है तराई और एक होता है गंगेटिक। अब बाबर एरिया वो होता है जो कहीं ना कहीं जो फुट हिल होती है पहाड़ों की, उनके पास पाया जाता है, यानी कि पहाड़ों का नीचे का भाग, लेकिन एकदम नीचे का भाग नहीं होता, प्लेन्स एरिया नहीं होते। अगर प्लेन्स एरिया नहीं होते तो यहाँ पे कंकर पाए जाएंगे तो यहाँ का एरिया फर्टाइल नहीं होगा। तो ये एरिया वो होते हैं जो फर्टाइल नहीं होते। इनकी लोकेशन आप बताओ तो शिवालिक हिल और तराई के बीच में पाया जाता है ये, यानी कि शिवालिक हिल के नीचे और तराई वाला जो एरिया उसके जस्ट ऊपर पाया जाता है। शिवालिक हमारी इधर का जो अपने इंडिया की साइड का, जिसको आउटर हिमालय बोलते हैं, उसका लास्ट पार्ट है शिवालिक। तराई को बोलते हैं तो इसे ग्रासी रीजन भी बोलते हैं। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। अगर डेंस फॉरेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ की मिट्टी कुछ हद तक फर्टाइल होगी, लेकिन इतनी फर्टाइल नहीं होती जितनी गंगेटिक प्लेन की होती है, लेकिन फर्टाइल रीजन होती है। लेकिन यहाँ पे एक होती है कि कई जगह यहाँ पे वाटर लॉक्ड की कंडीशन देखने को मिलता है, यानी कि पानी कई जगह पे इकट्ठा देखने को मिलता है। गंगेटिक प्लेन जो कि आप जानते हो, जो हमारे उत्तराखंड के नीचे का एरिया, उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इनके एरिया को कवर करते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाए तो ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण असम के एरिया को कवर करते हैं। ये वो एरिया होता है जहाँ पे एलुवियल सोइल पाई जाती है, सबसे अच्छा एरिया माना जाता है। यहाँ पे फर्टाइल सोइल होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलता है, आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है। इसमें अगर प्रॉपर और स्टेट की बात करें तो नीचे तक राजस्थान के प्लेन भी इसी में आ जाते हैं। डिवाइड देखें तो पंजाब के प्लेन्स भी इसी में आते हैं। इनकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो थोड़ा सा सेपरेट आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। अब कुछ एक में मैंने शॉर्ट नोट डाले हैं जो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, आपके आई तो आप कर दोगे कि इंडिया में सोइल इरोजन की प्रॉब्लम बताओ। तो भाई इंडिया में सोइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है 2 रीजन से। एक होता है नेचुरल रीजन, यानी कि हम नहीं करते, इंसान लोग, भगवान ही करता है। भगवान कैसे करता है, यानी कि वाटर के कारण हो गया। अगर हैवी रेनफॉल होगा तो मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है वो कट के बह जाएगी। ऊपर की लेयर कट के बह जाने से वहाँ की मिट्टी का इरोजनल होने से वहाँ की मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो चलेगी, क्योंकि ऊपर की मिट्टी फर्टाइल कहलाती है। और पानी के कारण जो एक्टिविटी मिलती है उसको राविनस नाम की, आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, राविनस पढ़ा होगा, गुली इरोजन पढ़ा होगा, ये बेसिकली वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये यही बताते हैं कि ये मिट्टी है वो फर्टाइल अब नहीं रहेगी। इसके अलावा विंड इरोजन भी एक इंपॉर्टेंट है, जो लूज पार्टिकल्स है मिट्टी के उसको बहा के आगे शिफ्ट कर देते हैं, और इनमें भी अपने को यही क्या होता है, इरोजनल एक्टिविटी का काम करते हैं। इसके अलावा ग्लेशियर जहां से मेल्ट करके आते हैं तो अपने साथ जो मिट्टी है उसको भी काट के लेके आएंगे, तो ये भी काम करते हैं। लेकिन इनके ऊपर तो हमारी रोक नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर है इनको रोकने की जरूरत है, और ये है डिफॉरेस्टेशन, सबसे बड़ा फैक्टर। कि जैसे जैसे हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं वैसे वैसे मिट्टी अपने आप ही कटेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जंगलों को अगर अपने काटेंगे तो जो जड़ें होती है वो मिट्टी को अपने साथ होल्ड करके रखती है। अगर पेड़ों को काट दिया, जो जड़ों को निकाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो मिट्टी लूज होगी और वो बाद में बहेगी, और बहेगी तो वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो चली जाएगी। और सेम इसे ओवर ग्रेजिंग, अगर अपने पशुओं को चराते हैं तो पशु जब भी घास को खाएंगे तो वो सीधा, उनको काटना थोड़ी ना था, वो तो सीधा खींचेंगे तो जड़ों के साथ जाएगा, वो जड़ों के साथ जाएगा तो मिट्टी वहाँ की पोली हो जाएगी, लूज हो जाएगी, जिसके कारण वो बह के आगे चली जाएगी और कुछ तो पशु ही ले जाएंगे अपने साथ ही। ठीक है, इसके अलावा माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो आप सब जानते ही हो। तो ये हमारे मेन फैक्टर, इसका इंपैक्ट देखने को मिले तो सिंपल सी बात है, इसका इंपैक्ट ये देखने को मिलेगा कि इससे हमारा क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, हमारी जो पर हेक्टर जो यील्ड है वो डिक्लाइन हो जाएगी, जो हमारा जो प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर जमीन पे कर पाते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। तो पर्टिकुलर जो जमीन है उसके ऊपर फिर हमारा क्या है, वो जो बर्डन है वो ज़्यादा पड़ेगा, कि उसी के ऊपर अब अपने को ज़्यादा ग्रोथ करनी पड़ेगी, फिर हमें फर्टिलाइजर वगैरह पे फालतू के अनाप शनाप खर्चे करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज के ऊपर नोट लिखो कि ये हमारे कहाँ कहाँ मिलता है मैग्नीज। तो ये हमारे कहाँ मिलता है कि 44% ओडिशा ही कैप्चर करता है इसको। इसके अलावा कर्नाटका में 22% और मध्य प्रदेश में 12%, बस इतना बहुत है। आगे सिर्फ ये बताओ कि इसमें ओडिशा के अंदर कौन से रिजर्व है जहाँ पे ये मिलते हैं। केंदुझार का इलाका और सुंदरगढ़ इलाका ओडिशा का, जहाँ पे अपने को अच्छी खासी मात्रा में मैग्नीज देखने को मिलता है। कर्नाटका का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट और इसके अलावा उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर और इसको भंडारा बोलो या जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है बांद्रा बोलो, मेरे ख्याल में इसको भंडारा ही बोलते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे देखने को मिलता है, और झारखंड भी एक इंपॉर्टेंट एरिया को कवर करता है।
इसके अलावा कुछ और एरिया की बात करें तो राजस्थान है, गुजरात है, तेलंगाना, लेकिन मेन वही है जो आपको हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये आ गया जो मैंने डाल दिया था कि मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था कि लोकेशन, प्रोडक्शन और ट्रेड ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताओ कि भाई इनकी लोकेशन कहाँ देखने को मिलती है। तो भाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इंडिया का इंपॉर्टेंट प्लेस है, हमने पढ़ लिया था कि हमारी बढ़िया क्वालिटी के जो आयरन है वो हमारे ही मिलते हैं। तो बढ़िया क्वालिटी के आयरन अगर हमारे मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आयरन एंड स्टील का अपने अच्छा प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो कौन सी बेल्ट है, तो बेल्ट अगर चाहे कोयले की पूछे, चाहे मैग्नीज की पूछे, चाहे आयरन ओर की और तुक्का मारना हो तो नॉर्थ ईस्टर्न पे जाना। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से, नॉर्थ ईस्टर्न सेवन सिस्टर नहीं बोल रहा मैं, यहां पे बोल रहा हूं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, जिनके अंदर झारखंड का एरिया आता है, जिनके अंदर वेस्ट बंगाल का एरिया आता है, छत्तीसगढ़ का आता है और उड़ीसा का आता है, यहां पे अच्छी पाई जाती है। तो यहां पर हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कौन सी देखने को मिलती है, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो देखने को मिलती है। ये इंडस्ट्री कहां पे पाई जाती है, तो एरिया मैंने पहले ही आपको बोल दिया। इसके अलावा कुछ एक और इंडस्ट्री देखने को मिले आयरन ओर की, तो कर्नाटका का इलाका देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, तमिलनाडु का सलेम जो डिस्ट्रिक्ट जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन है, यहां पे देखने को मिलता है। वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ एरिया राजस्थान का है जो इंपॉर्टेंट एरिया कवर करते हैं। यहां पे इसार स्टील जिसको हजीरा स्टील प्लांट बोलते हैं, या JSW स्टील जिसको धौलवी स्टील प्लांट बोलते हैं, वो हमारे वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। अब बात करें कि बड़े प्लेयर कौन से हैं, तो यहां पे देखा टाटा स्टील है जो इन जमशेदपुर, भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। और रॉ मटेरियल भी इन्हीं स्टेट में देखने को मिलता है और वहीं पे इनकी इंडस्ट्री देखने को मिलती है। और इंडिया जो अगर आयरन ओर के अंदर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया के अंदर, और लगभग एक साल के अंदर एनुअल इसकी कैपेसिटी है 100 मिलियन टन ये आयरन ओर निकालता है और उनसे प्रोडक्शन करता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड भी कर रहा होगा, डोमेस्टिक यूज के लिए तो कर ही रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसी काम नहीं है जहां पे आयरन की चीजें यूज ना हो। तो इसको बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, और इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी करता है बहुत सारी कंट्री में। लेकिन कुछ नीड्स को पूरा न करते हुए और इंडिया को जब कुछ स्पेशल टाइप के लोहे की डिमांड होती है, क्योंकि इंडिया में बढ़िया क्वालिटी की चाहिए लेकिन कई कार्यों में बढ़िया क्वालिटी के लोहे की नीड नहीं होती, तो वहां के लिए इंडिया इंपोर्ट भी करता है। तो ये मैंने इसको कवर करा। अब ये क्वेश्चन तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अभी इंडिया में मेजर टी प्रोड्यूसर रीजन बताओ भाई, टी कहां होता है, तो आसाम में तो सबसे ज्यादा टी होता है, इसीलिए आसाम को टी गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग हीर है वेस्ट बंगाल की, वहां होती है। नीलगिरी जो पहाड़ियां देखने को मिलती है हमारी तमिलनाडु की, वहां होती है। इसके अलावा कौन से इलाके, थोड़े बहुत उत्तराखंड, कर्नाटका का इलाका है, वहां पे अपने को देखने को मिलती है। तो ये थोड़े से एरिया आप आंखों से निकालो, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरला का इलाका है जहां पे मुन्नार और वे आनंद नाम का रीजन है, वहां पे अपने को देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा इनको आंखों से निकाल लेना। फिर कोस्टल प्लेन किसे कहते हैं, तो भाई कोस्टल प्लेन वही जो पेनिनसुलर इंडिया वाला एरिया, यानी कि जो वी शेप इंडिया की बनती है, वो सारे के सारे कोस्टल एरिया है जहां पर किसी न किसी ओशियन से बाउंड्री लगती है, या तो बे ऑफ बंगाल से लगती होगी, या अरेबियन सी से लगती होगी, या नीचे देखा जाए तो थोड़े से पार्ट में इंडियन ओशियन लगती होगी। तो इनको कोस्टल एरियाज बोलते हैं। तो कोस्टल एरिया में पहला आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को अपने क्या क्या नाम से जानते हैं, तो कोंकण जो नदर्न इंडिया में पाया जाता है, इसके अलावा मालाबार जो कि साउथ इंडिया का होता है, साउथ का जो केरला का पार्ट है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन सी आती है, जहां पे हमारी ईस्टर्न घाट देखने को मिलती है। और इन एरियाज में कहीं ना कहीं नदियां सारी की सारी इधर डेल्टा बनाती है साउथ की, क्योंकि ढलान है, जो स्लोप है वो इस तरफ है, ईस्टर्न की तरफ, क्योंकि ईस्टर्न की पहाड़ियां नीचे है, वेस्टर्न की पहाड़ियां ऊंची है, तो सारी नदियां इधर ही जाती है। तो यहाँ पे डेल्टा बनाती है, चाहे महानदी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, तो ये यहाँ पे जाती है। इसके अलावा ये हो गया छोटा सा पार्ट है। डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजिकल डिवीजन, ये मैंने आपको लगभग ऊपर शॉर्ट में बता दिया था। अब यहां पे देर का कि इंडिया को अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन में बोल ले तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे शॉर्ट देखने को मिले, चाहे एक क्वेश्चन पूछे, चाहे कैसे ही पूछे, आएगा क्वेश्चन। मैं पहले ही बता रहा हूं, अच्छे से रीड करके जाना। नदर्न माउंटेन हिमालय का रीजन होगा। इंडो गंगेटिक प्लेन को, जिसको मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया। कोस्टल प्लेन अभी ऊपर कवर करके आए हैं, ठीक है। आइलैंड को मैंने कहीं कवर नहीं करा, थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना यार, आइलैंड कोई बड़ा पार्ट नहीं है। हमारे आइलैंड कौन से हैं, अंडमान निकोबार वाला पॉइंट है मेनली, लक्षद्वीप वाला पॉइंट है, इसको कवर कर जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। और कोस्टल प्लेन तो मैंने अभी कवर करा, और पेनिनसुलर को नीचे मैंने कवर करा। तो पेनिनसुलर वाला पॉइंट है, ये हमारा वो पॉइंट है जो कहीं ना कहीं पेनिनसुलर है। यहाँ पे हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक देखने को मिलती है। लगभग ये 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ये बना था, पुराना है। यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो 600 से 900 मीटर सी लेवल से देखने को मिलती है। इसकी शेप अगर देखने को मिले तो रफली ट्रायंगुलर शेप होती है हमारी पेनिनसुलर इंडिया की। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इनकी दो मेन इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिलती है। इसके अलावा सतपुड़ा और विंध्या रेंज यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। अब इसको अगर डिवाइड करें तो कितने पार्ट में करेंगे, तो पहला है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में आता है अपने जो नर्मदा रिवर के आसपास का एरिया लेके, ऊपर में नर्मदा रिवर के आसपास का एरिया लेके, और बीच में अरावली हिल्स आएगी, और अरावली हिल्स के पास विंध्या और जो सतपुड़ा की रेंज है वो आएगी।
ठीक है। यहाँ पे मालवा प्लेट्यू बुंदेलखंड रीजन, मालवा प्लेट्यू और बुंदेलखंड रीजन जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया वहां पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे चंबल नदी, बेतवा रिवर और केन रिवर फ्लो करती है। और डेक्कन प्लेट्यू वही एरिया जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में पाया जाता है। ये वो है जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का एरिया कवर करते हैं। यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी हमारी फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। यहाँ जो डेक्कन प्लेट्यू है कहीं ना कहीं कभी किससे बना हुआ था, लावा के इरप्शन होने से बना होता। तो यहाँ पे ब्लैक सोइल देखने को मिलती है जिसको कॉटन सोइल भी बोलते हैं, रेगुलर सोइल भी बोलते हैं। तो कॉटन की कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छी होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स इन द प्लेट्यू के अंदर बात करें तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, जिनको मैंने कुछ हद तक पहले कवर कर रखा था। अब आपको मैं यहां से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आप आंखों से निकालो, आपका कवर हो जाएगा। बहुत आसान है, आंखों से निकाल के जाना है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है अभी पेनिनसुलर इंडिया की। तो भाई ये रिच है, यहाँ पे आयरन ओर देखने को मिलता है, मैग्नीज देखने को मिलता है, कोल देखने को मिलता है, माइका देखने को मिलता है, फर्टाइल सोइल है यहाँ की। यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ पे पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी होती है यहाँ की। अगर इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो बेंगलुरु, हैदराबाद और नागपुर यहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एग्जामिन द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट, बताओ इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट की। तो इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर लागू करा गया 1948 में। सबसे पहले इसका विचार देने वाले एक क्या बोलते हैं उसे, इंजीनियर थे जिनका नाम था कुंवर सेन। उन्होंने सबसे पहले ये विचार दिया था। बाद में इसको इंप्लीमेंट करने का काम शुरू हुआ 1958 में। इसको 2 फेजेस में बनाया गया। ये टोटल 19.63 लाख हेक्टेयर को पानी देती है। ये मैंने यहाँ पे बातें नहीं लिखी, एडिशनल बताई है आपको जो क्लास 12 की बुक में होती है। बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की तो भाई सिंपल सी बात है, ये थार डेजर्ट को चीरते हुए एकदम पाकिस्तान की बॉर्डर के सामने, तो 40 किलोमीटर तो एकदम इनकी बॉर्डर के सामने से आता है। और इंडिया की सबसे बड़ी अगर कनाल है तो इंदिरा गांधी कनाल है। ये कनाल के आने से राजस्थान के वो एरिया जो एकदम डेजर्ट थे, जहां पे कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी, ग्राम, पल्सेस, बाजरा, ये क्रॉप्स उगाई जाती थी। लेकिन जब से ये आई, इसके आने से यहाँ पे नई क्रॉप्स होने लगी, व्हीट, राइस, ये सब ग्रो करने लग गए। तो यहाँ ग्रीनरी डेवलप होगी, यहाँ का जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया। इसके आने से जो यहाँ के जो एरियाज है उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री में कहीं ना कहीं ज़्यादा सहयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले जानवरों को पालने से भी डरते थे कि पानी ना हो। तो भैंसे तो बिल्कुल भी नहीं पालते थे पहले इतनी, लेकिन अब भैंसों को भी पालना शुरू कर दिया क्योंकि पानी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। और सिर्फ इससे 2 ही नुकसान है वो देखने को मिलता है। तो कुछ एरिया में वाटर लॉगिंग की कंडीशन देखने को मिलती है और एक सोइल में सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाती है। सोइल में सैलिनिटी कब बढ़ जाती है, जब कहीं पानी रुक जाता है तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन पानी अगर लगातार रुकेगा तो पानी के अंदर जो नमक आता है वो वहीं पे रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं सोइल सैलिनिटी की मात्रा बढ़ना। बाकी यहाँ पे पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है, यहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप हो गया है, यानी कि फॉरेस्टेशन इस एरिया में आ गया है। इस एरिया में ग्रीनरी डेवलप हो गई है, पोस्चर आ गया है, न्यू टाइप्स की एग्रीकल्चर ग्रो करनी शुरू कर दी है। वो बातें मैंने सारी आपको बता दी, यानी कि कॉटन आनी शुरू होगी अब इसके कुछ एरिया में। और गंगानगर का जो इलाका है, हनुमानगढ़ का जो इलाका है, यहाँ तो शुगर केन की भी खेती करी जाती है, तो कुछ हद तक राइस भी उगाया जाता है। तो ये सारी चीजें होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। कि इस लाइन को आप अच्छे से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो कि जो भारत की जमीन है वो यूनिटी है डाइवर्सिटी में। तो भाई इंडिया में ये फ्रेज एकदम सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, क्योंकि ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, कल्चर की डाइवर्सिटी है, रेसेस की डाइवर्सिटी है, फिर भी हम एक है। कैसे? तो पहले रिलीजियस डाइवर्सिटी के तौर पे बेसिक सी बातें दे रखी हैं, आप सबको पता है यार, वो मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंट टाइप्स के हम जो हमारे कल्चर है उनको सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो फेस्टिवल है उनको सेलिब्रेट करते हैं मिलके, सारे धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो बातें देखो कितनी आसान वर्ड में लिखा हुआ है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी तो इतनी है कि 22 को तो शेड्यूल लैंग्वेज माना गया है। और डायलेक्ट की बात करें तो 1600 से ओवर डायलेक्ट है यहाँ पे, बोलियां जिनको बोलते हैं। और फिर भी लोग एक साथ मिक्स होके रहते हैं। और कल्चरल डाइवर्सिटी तो देखो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस है, कथक उत्तर प्रदेश का, बिहू है वो असम का, घूमर राजस्थान का, और फिर भी एक दूसरे को देखने के लिए आते हैं। और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी तो आपको कितना अच्छा बता दिया कि ऊपर के पॉइंट है वो आपको पता चलता है कि हिमालयन रीजन पाया जाता है, पेनिनसुलर पाया जाता है, इंडो गंगेटिक प्लेन है हमारा, वेस्टर्न का जो थार डेजर्ट है वो है हमारा, आइलैंड है वो है हमारा। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी तो आप साफ साफ देख सकते हो, और इसको तो जरूर लिखना क्योंकि आपका ये पेपर जियोग्राफी का है। तो ये बातें आप एक्सप्लेन कर देना। तो ये बेसिक से पॉइंट है, बस आपको क्वेश्चन सामने मिल गया कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका ये आंसर है, स्क्रीनशॉट लेके आंखों से निकालो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर है कि इंडिया में शुगर केन की कल्टीवेशन के ऊपर आप एक नोट्स लिखो, राइस के ऊपर लिखो। यहाँ पे मैंने राइस को कवर करा, शुगर केन को नहीं कवर करा, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, चाहे राइस का पूछा जाए चाहे शुगर केन का। बस एक बात बता देता हूँ, शुगर केन भी खरीफ में उगाई जाती है, राइस भी खरीफ में उगाई जाती है। राइस के लिए लगभग पानी चाहिए 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास, और लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास पानी चाहिए शुगर केन के लिए। लगभग दोनों ही
एक जैसा क्लाइमेट चाहिए, शुगर केन के लिए थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और सेम राइस के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। शुगर केन सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, इसीलिए उसे बाउल ऑफ द शुगर कहते हैं उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा महाराष्ट्र कर्नाटका के एरिया में शुगर केन होता है और हमारे जो गंगानगर का कुछ इलाका है राजस्थान का, उसके इलाके में भी पानी अच्छा होने के कारण वहाँ पे भी शुगर केन होता है ये मैंने बता दिया। और राइस सबसे ज़्यादा जो होता है वो वेस्ट बंगाल के होता है। वेस्ट बंगाल के अंदर एक ही साल के अंदर राइस की 3 क्रॉप्स को ग्रो करती हैं जिनका नाम है अमन, ओस, बोरो। इसके अलावा राइस हमारा होता है जो पंजाब होता है, हरियाणा होता है, वेस्ट बंगाल होता है, केरला होता है, यहाँ पे अच्छा होता है। तमिलनाडु के इलाके में राइस अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर भी राइस को ग्रो करा जाता है। राइस खरीफ का सीजन है तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्मी का टेम्परेचर लगभग चाहिए 24 to 30 सेंटीमीटर के आसपास टेम्परेचर चाहिए और यही टेम्परेचर लगभग शुगर केन के लिए चाहिए। थोड़ा सा वेरी करता है, वहाँ पे 27 डिग्री से लेके 32 सेंटीमीटर के आसपास आपको पढ़ने को मिलेगा, तो लगभग एक जैसा ही टेम्परेचर उनके लिए चाहिए। तो दोनों लगभग एक ही चीजें हैं, बस आप पढ़ सकते हो। और मेनली कौन से एरियाज में ग्रो करा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इनको आप आंखों से निकाल लेना। चलो आगे बात करते हैं अपने कोस्टल एरियाज में सभी जगह इनको उगाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। कोस्टल एरियाज में तो ये उगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा 42, कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कवर कर रहा हूँ, आसान है याद करना इसे। अगर इसकी कभी सेपरेट वीडियो बनाई तो जरूर कॉन्सेप्ट के साथ करूंगा, लेकिन खैर आपका अभी काम चल जाए इतना बता देता हूं। तो कोपेन ने कहीं ना कहीं अल्फाबेट यूज करके इसको क्लाइमेट को बताया, जहां पर कुछ एक वर्ड है, इनको आप अभी एक बार रट्टा मार के जा सकते हो। AF ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, F यहाँ पे नो ड्राई सीजन के लिए यूज होता है, और A जहां पे आ गया कैपिटल में वो ट्रॉपिकल को डिनोट करेगा। AM ट्रॉपिकल मॉनसून, और ये तो याद करना भी आसान है, A से ट्रॉपिकल मैंने बोल ही दिया, M से मॉनसून। AW ट्रॉपिकल सवाना यानी कि जहां पे विंटर ड्राई होगा, और B हॉट को डेजर्ट करता है, हॉट को डिनोट करता है, तो BWH हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, BSH हॉट स्टेपी, CFA ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। अब आपको इन वर्ड्स को याद नहीं करना, इनको तो बस याद करके जाना है, याद हो तो ठीक है लिख दो। मेनली आपको जो एक्सप्लेन करना है अपने आंसर का पॉइंट वो ये है कि इसमें AM उन्होंने बोला कि ट्रॉपिकल मॉनसून एरिया, और ट्रॉपिकल मॉनसून कौन सा, जो वेस्ट कोस्ट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। AW जो ट्रॉपिकल सवाना एरिया बोलते हैं, जो कि डेक्कन प्लेट्यू में सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है। BWH हॉट डेजर्ट को बताते हैं, जो कि राजस्थान के थार डेजर्ट में आता है। BWH आसानी से याद रह जाएगा। और AM ट्रॉपिकल मॉनसून, एक से ट्रॉपिकल को डिनोट करते हैं, मैंने बता ही दिया था। फिर BSH, तो S जहां पे आता है वो सेमी एरिड को डिनोट करता है, तो B अपने आप हॉट है ही, और S सेमी को, तो सेमी एरिड स्टेपी रीजन है जो गुजरात महाराष्ट्र इसको डिनोट करता है। CWA ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और ड्राई विंटर को डिनोट करता है, और DFC जो कोल्ड क्लाइमेट है उसको डिनोट करता है। आप चाहो तो इसका गूगल पे अलग से आंसर ही पढ़ के जा सकते हो, जो आपको आसान लगे वो कर लो, है सेम ये वर्ड, बस थोड़े थोड़े कई जगह वर्ड थोड़े चेंज करके डिफाइन करा गया, लेकिन बस बताया उन्होंने अल्फाबेट में है। एक बार आंखों से निकालोगे, याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। AM ट्रॉपिकल मॉनसून, AW ट्रॉपिकल सवाना, उसके बाद BWH हम रहते हैं हॉट डेजर्ट तो भूल ही नहीं सकते। BSH हमसे रिलेटेड है सेमी एरिड का इलाका, और D कोल्ड को डिनोट करता है, तो DFC कोल्ड क्लाइमेट होता है वो वाला हिमालय का एरिया। तो इस तरह से अगर आप आंखों से निकाल के जाओगे तो हो जाएगा याद, कोई बड़ा नहीं है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन एनी टू, की इंपॉर्टेंस बताओ इरिगेशन की इंडिया में। भाई इंडिया में ऑब्वियस सी बात है इरिगेशन की इंपॉर्टेंस तो है, क्योंकि इंडिया की लगभग आज भी 53% पॉपुलेशन के आसपास एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और इंडिया पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री को अगर चलाना है तो वहां पे इरिगेशन की नीड तो चाहिएगी। तो क्यों चाहिए इरिगेशन की नीड, क्योंकि हमारा मॉनसून है वो प्रॉपर ऐसा है कि जो प्रॉपर इरेगुलर है, तो हमें कहीं ना कहीं चाहिए, हमें पानी की जरूरत चाहिए। और हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि हम एक साल में मल्टीपल क्रॉपिंग उगा सके, एक ही सीजन में कई सारी क्रॉप्स उगा सके, इसलिए भी हमें चाहिए। हमें इसलिए भी इरिगेशन की नीड है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की अगर नीड को पूरा करना है तो हमें हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एरिया हमारे ड्राई वाले हैं जहां पे रेनफॉल होती भी बहुत कम है, तो इसलिए हमें चाहिए। हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमने 1960s के बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, जिसमें HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, और इन सीड्स की पहचान ये है कि इनमें पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, ठीक है। तो ये और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमने कौन से बनाए, तो इनमें हमने बनाए वो जिनसे कहीं ना कहीं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट उनको बोलते हैं डैम्स को, और डैम से हम कनाल निकालते हैं तो उनसे क्या बेनिफिट होता है, उनसे बेनिफिट होता है कि इरिगेशन मिलेगा। उन्हीं से हम डैम्स बनाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेंगे। उन्हीं से कहीं ना कहीं फ्लड कंट्रोल के लिए भी काम करेंगे, और उनसे ड्रिंकिंग वाटर, नेविगेशन, ये सब कुछ पहुंचाएंगे, तो इसीलिए इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसमें मेनली कौन सा आता है, ये सारी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने बोल दिए वो। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट सतलज रिवर पे बनाया गया,
किससे बेनिफिट मिलता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को, क्योंकि दो कोई एक्सप्लेन करनी है ना, तो कोई दो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इरिगेशन की नीड को पूरी करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगभग 1325 मेगावाट बिजली इससे बना के देता है। और दूसरा है हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया उड़ीसा के अंदर, पावर जनरेशन के लिए काम करता है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो अर्थ का डैम है वर्ल्ड में, उनमें से एक आता है। और कंक्लूजन तो आप दे ही दोगे। अब है रेलवे का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इंडियन इकोनॉमी को यूनिफाई करने में। तो भाई सिंपल सी बात है, एक रेलवे ही ऐसा लैंड ट्रांसपोर्टेशन में वो है जो बल्क में गुड्स को भी लेके जा सकता है और पैसेंजर को भी, तो जिससे अपने नॉर्थ से साउथ कनेक्ट हो सकते हैं, आसानी से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, रूरल एरिया को अर्बन एरिया से अपने कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से एक इंसान दूसरे एरिया में जा सकता है, तो कल्चर भी एक्सचेंज आसानी से होते हैं। और इवन महात्मा गांधी ने भी जब हमारे नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो उसमें कहा था कि रेलवे एक इंपॉर्टेंट काम प्ले करेगा डिफरेंट जो डाइवर्स कल्चर है उनको जोड़ने का, क्योंकि रेलवे से आसानी से आया जा सकता है। तो ये वाली पॉइंट है, इनको आंखों से आसानी से निकाल के देखोगे कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगी। बेसिक सी बातें थोड़ा मैंने बता दिया। और सबसे बड़ी बात है, सबसे लार्जेस्ट फील्ड है हमारा, सबसे ज्यादा जॉब यही देता है रेलवे वाला, ये बात आपको पता ही है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट सेंटर इन इंडिया। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का नहीं, इस वीडियो का ही लास्ट क्वेश्चन। तो एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट इंडिया में शुरू होता है 1948 के अंदर में, जब हम डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की गाइडेंस की अंडरशिप में न्यूक्लियर वेपन को या प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनता है 1954 में, जो कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं पीएम के अंडर में काम करेगा। और ये क्या काम करता है? ये यही काम करता है कि पूरी इंडिया के अंदर न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, प्रमोट करें रिसर्च के फील्ड के ऊपर, और अपने न्यूक्लियर वेपन जितने बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, सिर्फ वेपन नहीं न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाने का प्रयास करें। यहाँ पे इसके अंदर और कौन कौन से सेंटर बनाएंगे एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट सेंटर के ही अंडर? तो बनाया गया बार्क मुंबई के अंदर, जिसको बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं। शुरुआत में इसी का नाम हुआ करता था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, बाद में इसका नाम बार्क करा गया 1966 के अंदर। ये मेनली क्या काम करता है? न्यूक्लियर के ऊपर रिसर्च करने का काम करता है, रिएक्टर को डिजाइन करने का काम करता है, रेडिएशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, और डेवलपमेंट करने का काम करता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को। ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट जो रिसर्च रिएक्टर था अप्सरा, वो भी इसी के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च बनाया गया है कलपक्कम नाम की जगह तमिलनाडु के अंदर, और वो मेनली यही काम करता है कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है ये, तो आसान सी बात है। नेक्स्ट है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया, जो कि 1986 में स्टेब्लिशमेंट करा गया। इसका प्रयास है कि रिसर्च के फील्ड को और ज्यादा एक्सेलरेट करें, लेजर के फील्ड में अपने और ज्यादा ग्रोथ करें। इसके बाद बनाया गया वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता के अंदर, जो कि 1977 के अंदर स्टेब्लिश करा गया, जो रिसर्च करता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, पार्टिकल एक्सेलेरेटर के अंदर, और जो भी इनसे रिलेटेड अलाइड टेक्नोलॉजी होती है उनकी ग्रोथ के लिए। तो इनको बस आपको थोड़ा सा रट्टा ही मार के जाना है, ये वाला क्वेश्चन रटने वाला है, तो थोड़ा आंखों से निकाल जाना। तो मैंने आई होप सभी क्वेश्चन को कवर करवाने का प्रयास करा जो मेरी अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लग रहे थे। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। और प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि व्यूज ठीक आते हैं वीडियो पे, जितने सब्सक्राइबर है उस हिसाब से, लेकिन मेरी वीडियो पे लगभग 60 to 70% व्यूज उनके आते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, उसमें तो आपके पैसे नहीं लगते, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं अपनी तरफ से टाइम निकाल के, तो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मोटिवेशन मिलता है। चलो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।